नमस्कार दोस्तों भारत देश में संविधान है और संविधान में दर्ज समानता है और संविधान में दर्ज सामाजिक न्याय है। और आज मौजूदा सरकार को संविधान की याद आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की याद आ गई, जिसके भीतर समानता का जिक्र है और सामाजिक न्याय का भी जिक्र है। दरअसल सवाल इस भारत देश के भीतर में सीधी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के उठा है। दरअसल 45 पदों पर मौजूदा सरकार ने यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती के विज्ञापनों को निकाल डाला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसके बाद कहा, जिस तरीके से ये सीधी भर्ती प्रक्रिया यानी लेटरल अपॉइंटमेंट हो रही है, वह इस भारत देश के भीतर में आरक्षण को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर के, पिछड़े वर्ग को लेकर के, अति पिछड़े वर्ग को लेकर के उनके हकों की मौजूदा सरकार मार रही है यानी खत्म कर रही है। और ये सारे सवाल मौजूदा समय में 17 तारीख को पहली बार उठा, जब सरकार ने 45 नियुक्तियों का जिक्र किया था। और उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मौजूदा सरकार के ऊपर हमला करते हुए कहा कि वो न तो संविधान को मानती है, न ही संविधान में जो समानता के अधिकार हैं और सामाजिक न्याय के जो भी प्रोविजन हैं, सरकार उसको भी मानती नहीं है। और 2 ही दिनों के बाद आज मौजूदा सरकार ने उस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। बाकायदा डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के जरिए उन्होंने जो सीधी बातें लिखी वह शायद इसलिए इस दौर में महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधी भर्ती आज से नहीं बल्कि 10 जून 2018 से जारी थी। बल्कि उस समय संसद हो या फिर सड़क हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूती बोला करती थी, जलवा था प्रधानमंत्री को। बीजेपी बहुमत के साथ केंद्र में थी, वो मनमर्जी तरीके से इस देश को चला रही थी या फिर सीधे कहे तो इस भारत देश को हाँक रही थी। संसद के भीतर विपक्ष, उसकी मजबूती बिल्कुल गायब हो चली थी। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते 272 के जादुई आंकड़े के पार थी। वो 303 सांसदों के साथ की संसद में खड़ी थी और उसी ताकत के आश्रय वह जिस फैसले को, जिस निर्णय को लगातार ले रही थी 2014 में, और 282 के सांसदों के साथ संसद में घुसी। 2014 में सत्ता साथ थी, 2018 में उसने फैसला ले लिया कि दरअसल प्रोफेशनल भर्ती वह करेगी। और प्रोफेशनल्स का मतलब यह है कि किस तरीके से लायक लोगों को उस खास क्षेत्र से उठाया जाएगा और सरकार उनसे कामकाज लेगी। यानी ये कहे कि यूपीएससी एक ही झटके में खारिज हो गया। संविधान के तहत जो चेक एंड बैलेंस था आरक्षण को लेकर के और इस भारत देश के भीतर पिछड़े और दलितों के हक के सवालों को लेकर के, वह भी मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल हो, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन उस समय और इस समय में कितना बड़ा फर्क आ गया है, ये आप केवल इस बात से समझ सकते हैं। आज की ये मौजूदा सरकार दरअसल बहुमत की सरकार नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है। और जो इस भारत देश के भीतर की राजनीति चल रही है, उस राजनीति के भीतर अगर आप केवल अपने फैसले को लेंगे और आपके सहयोगी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, चूंकि सत्ता को बनाने और सत्ता को चलाने के हकदार हैं, तो फिर आपको वापस अपना फैसला लेना पड़ेगा। और ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ताकत इस दौर में लगातार वो संविधान हाथ में लेकर के देश भर घूमते हुए जिन सारे बातों का जिक्र कर रहे थे, उसने इस भारत देश के मानस पटल पर ऐसा प्रभाव डाला कि भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य पिछड़ती चली गई। और स्थिति कमोबेश ये आ गई कि अब उत्तर प्रदेश के भीतर तो वो ढह करके गिर गई। और इस भारत देश के भीतर में जो वोटिंग के बाद जो पैटर्न नजर आया, उसके भीतर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो दलितों के वोट थे, अति पिछड़ों के वोट थे, पिछड़ों के वोट थे, आदिवासियों के वोट थे, उसमें औसतन यानी ये कहे एवरेज करीब करीब 10 से 15% की कमी आ गया। और ये पूरा वोट परसेंटेज एक लिहाज से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इन सब के साथ एक संकट कि एनडीए के भीतर भी समा गया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। और यही वजह है कि चिराग पासवान हो बिहार में या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों एनडीए के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं मौजूदा समय में। लेकिन इस बार वो खुल करके सामने आ गए क्योंकि वो इस बात को जानते हैं, इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत देती नहीं है कि आप मनमर्जी तरीके से इस भारत देश को हाँकते चले जाइए, चलाते चले जाइए। और इस भारत देश के भीतर जो लोगों का हक है उसको आप माने नहीं, या कह करके कि आप जनता ने हमें चुना है तो हम जो मर्जी वो करेंगे, जैसे मर्जी वैसे करेंगे। आज लिखे पत्र में 6 जगहों के ऊपर संविधान, सामाजिक न्याय और समानता का जिक्र किया गया।
और उसके भीतर ये साफ तौर पे लिखा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह फैसले बदला गया है। पहले इस पूरे पत्र को एक पल के लिए आप देख लीजिए, जो 1.5-2 पन्नों का पत्र होता है जो मंत्री महोदय के तरफ से जारी किया गया है, और इसके भीतर बाकायदा अचानक मौजूदा सरकार को सूद आ गया कि सामाजिक न्याय नाम की भी कोई चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर ये बात दर्ज है। देख लीजिए एक बार। दरअसल इस पूरे पत्र में बहुत साफ तौर पे लिखा गया है कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती खुलेआम खुले तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी वर्ग के हक को छीनने की प्रक्रिया थी। और नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवा में जो भर्ती कर रही है, इसको लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाई थी, राहुल गांधी ने इस आरोप लगा दिया। तो इस पूरे पत्र के भीतर इस बात का जिक्र किया गया कि संविधान और संविधान के तहत समानता और सामाजिक न्याय और खास तौर पर उसके भीतर जो आरक्षण का प्रोविजन है उसकी अनदेखी की जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है इस फैसले को पलट दिया जाए, बदल दिया जाए, यानी इसको रद्द कर दिया जाए। और यही पर एक सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क को लेकर के जो पहला सवाल 17 तारीख को उठा था, उस समय या उससे पहले अगर आप ढूंढ लीजिएगा तो पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि अब हमें लेटरल तौर पर लोगों को लेना है, यानी सीधी भर्ती करनी है, उस दौर से यानी 2018 के 10 जून से लेकर के, और अगर आप मार्च 2024 चुनाव से ठीक पहले जो भर्तियां हुई सीधी प्रक्रिया के माध्यम से, उसकी डाटा को एक पल के लिए आप अगर देखिएगा कि इलेक्शन 2024 के चुनाव मार्च 2024 में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 22 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी की भर्ती हुई। जो आखिरी भर्ती थी चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इलेक्शन के बाद की परिस्थितियों में इस भारत देश की आम जनता के भीतर जो सवाल जो देश की जनादेश के शक्ल में आया, सरकार उससे थर्रा उठा। और उस थर्राने के प्रक्रिया में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो पूरे देश भर में जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उससे आप ये बात कह सकते हैं कि पहली बार इतना बड़ा दबाव मौजूदा सरकार पर पड़ा कि कुल 48 घंटे यानी 2 दिनों के भीतर उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। और ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं। इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा तो मौजूदा सरकार जो डिजिटल फॉर्म को लेकर के, जो सोशल मीडिया को लेकर के कानून बनाने जा रही थी, उसको भी सरकार को इस दौर में वापस लेना पड़ा, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस लहजे में उस कानून को लाना चाहती थी उसमें न तो वो किसी से कोई राय मशवरा किया था, क्योंकि सरकार ये बात मानकर चल रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 400 पार होगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति हुई नहीं। तो एक बात आप सोच सकते हैं कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी हो गई होती 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो इस देश के भीतर जो अलग अलग सांसद जो अलग अलग जगहों पर कम से कम 3 सिटिंग सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तो कहा था कि संविधान के भीतर हम फेरबदल कर देंगे। उसमें खास तौर पर फैजाबाद के सांसद का जिक्र जरूरी है, जिसके दायरे में अयोध्या भी आता है। लल्लू सिंह जी याद होगा, वह भी चुनाव हार गए साहब। सवाल केवल इतना है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर बहुमत के साथ अगर वो सत्ता में आ गए तो फिर वो अपने हिसाब से इस भारत देश को हाँक सकते हैं, जैसे उन्होंने 14 से 23 तक 24 तक हाँका। तो पहले चुनाव ऐसा असर डाला कि संविधान और उसमें लिखित शब्दों के महत्व को मौजूदा सरकार समझ गई, क्योंकि जो अपराध लगातार 2018 से जारी था, इस दौर में भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी इन सारे सवालों को उठा नहीं पाते थे उस दौर में, क्योंकि वह जानते थे कि उनके सवाल उठाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ खड़ी है। 282 सीट 2024 में लेकर आई थी, 2019 में 303 सीट लेकर आई थी, और बहुमत का मतलब होता है 272 सीट। पहली बार खिसक करके वो 240 पे पहुंच गई। सरकार बनानी है तो सहयोगी दल चाहिए, सहयोगी के भीतर चिराग पासवान भी है, नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू भी, हालांकि चुप रहते हैं इस पे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की खामोशी के साथ साथ यह भी बात समझना पड़ेगा कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण अपने राज्य में लागू कर दिया है। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, जैसे ही आंध्र प्रदेश का मुद्दा आया या आंध्र प्रदेश में टीडीपी के आश्रय दिल्ली के भीतर सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। तो क्या इस दौर में भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह या मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाती है, और अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए मौजूदा संविधान की परिभाषा या फिर ये कहे कि इस भारत देश को चलाने के तौर तरीके सब कुछ इस देश में बदल देना चाहती है? और इस बार वो
इस बात को समझ गई है कि उसको सत्ता में यदि बने रहना है तो फिर ऐसे में सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यानी ये कहे कि सबका साथ सबका विकास का नारा भी जब दिया गया उस समय भी आप ध्यान कीजिए कि आरक्षण हो या फिर पिछड़ों का हकों का सवाल हो, उन सारे सवालों से उन्होंने आंख मूंद ली थी। हम इन सारे बातों के जिक्र इस दौर में इसलिए भी कर रहे हैं, यदि आप उस दौर में ध्यान दीजिएगा तो क्या सरकार आज जिन बातों को पत्र जारी करके उसने बताया, कहा कि संविधान और सामाजिक न्याय और समानता का जिक्र किया, ये 10 जून 2018 को जब 10 भर्तियां की गई थी तब ये बात नहीं थी संविधान में दर्ज। मई 2019 में इलेक्शन के ठीक समय, इलेक्शन के समय 9 भर्तियां हुई थी, उस समय क्या ये नहीं था? क्या अक्टूबर 2021 में 31 लोगों की भर्तियां हुई तब ये नहीं था? मार्च 2021 में 33 लोगों की भर्तियां की गई तब ये नहीं था? मई के महीने में 2023 के भीतर उस समय करीब करीब 30 भर्तियां की गई, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 16 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे भर्ती हुआ। इस भारत देश के तमाम मिनिस्ट्री के अंदर ये लेटरल एंट्री के तहत जो सीधी भर्ती जो हुई उसमें ये मान लिया गया कि दरअसल इसके पीछे पीएमओ खड़ा है, पूरा का पूरा पीएमओ खड़ा है, क्योंकि पीएमओ में ही स्क्रूटनी होती है, यूपीएससी को उसमें शामिल कर लिया जाता है। और यूपीएससी के पिछले दिनों जब चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था, मनोज याद होगा, तो उन्होंने इतने कम वक्त का संभाला, उसके बाद जो यूपीएससी के ऊपर जो आरोप लगने लगे उससे बचने के लिए उसने इस्तीफा दे दिया। और जो पूरे मेंबरान है यूपीएससी के भीतर वो बिना सरकार के सहमति और असहमति से हट करके चल नहीं सकते हैं। तो क्या यूपीएससी के पूरी भूमिका इस दौर में 2018 से लेकर के और मौजूदा समय तक, जब आज फैसला लिया गया मौजूदा सरकार के द्वारा या मोदी के द्वारा, तो तब तक इस दौर में इस जिम्मेदारी मौजूदा समय में जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी क्या इससे पहले? ये सारी बात इसलिए भी आज जरूरी है कि ये सारी देश के भीतर जितनी भी नौकरियां मिल रही थी वो तमाम मंत्रालय ये करे कि सरकारी नौकरियां पीएसयूज के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, यानी पब्लिक सेक्टर के जो भी उत्तम काम करते हैं उसके भीतर जोड़ने की पूरी प्रक्रिया। लेकिन सवाल उठता है कि इन सब के भीतर की सच्चाई ये है कि 2013-14 के भीतर इस भारत देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी संख्या करीब करीब 17,30,000 के आसपास होती है, जो आज के दौरे में मौजूदा समय में घटते 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 13 लाख पर आकर खड़ी हो गई है। यानी ये कहे कि मौजूदा समय में 4,30,000 लोग कम हो गए हैं 2017 के तुलना में 2024 में। ये 4,30,000 केवल इतना मत समझिए, इसको इस रूप में समझिए कि 2014 में 15,50,000 लोग कर्मचारी अधिकारी जो पीएसयू से जुड़े हुए थे, सरकारी कर्मचारी थे, परमानेंट हुआ करते थे। आज के दौर में परमानेंट कर्मचारी अधिकारियों की संख्या 8 लाख है साहब, यानी उस समय की तुलना में करीब करीब 7.5 लाख कम, यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ने भर्ती करना शुरू कर दिया, आधा हो गया। और लेटरल प्रक्रिया जो थी इस दौर में सरकार के जो साथ खड़ा रहेगा, सरकार की जो दलाली करेगा, ये आरोप जो राहुल गांधी ने जो जैसे सीधा किया, लगता है कि आप आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, सीधी तमाम स्वयंसेवकों की भर्ती कर रहे हैं तमाम मंत्रालयों में। जो लिटरल भर्ती हुई उसमें कम से कम आधे दर्जन से अधिक लोगों की जो भर्ती हुई है, भर्ती होने के बाद जो जिस मंत्रालय के भीतर काम काज संभाले उसके भीतर से 3-4 लोगों के बारे में जब अध्ययन करने के बाद पता चलता है और उन्होंने 2 साल का, जिनके बारे में ये कि उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, यानी 3 साल की नौकरी होती है, 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया, यानी 5 साल। अब उस पे पूरे जांच पड़ताल उनके बारे में करते हुए ये बात निकल के सामने आता है, जब दरअसल वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों पे चलना होता है। ये मायने नहीं रहता है कि आप उस डिपार्टमेंट या फिर उस मंत्रालय को लेकर के कितना प्रोग्रेसिव सोच सकते हैं। सरकार में सोचने की क्षमता केवल पीएमओ को, प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है पीएमओ, उसमें बैठे हुए जितने भी जो अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जिनकी भर्ती इस दौर में की जा रही थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं, ये तमाम लोगों पर निर्धारित करते हैं। उन्हीं लोगों को वहां ला करके अलग अलग मंत्रालयों को सौंपा जाता है और यहाँ तक कि राज्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथ में सौंपी जाती है। और उनका ये मानना है कि दरअसल 3 साल बीतने के बाद कुछ लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। यानी ये कहे कि 2 लोगों ने बहुत साफ तौर पे ये बात जानकारी निकल के 2 लोगों के बारे में आई कि दरअसल एक्सटेंशन तो तभी मिल सकता है जब आप सरकार के गुण के साथ न जुड़ जाए, बल्कि ये कहे कि आप उस आरएसएस की विचारधारा को भी बीच बीच में बोलने लगे। यानी ये कहे कि संघ की सोच क्या है और संघ की विचारधारा जिस रूप में मौजूदा पार्टी को प्रभावित करती है, फिर पार्टी उसको महत्वपूर्ण मानती है, उसके अनुकूल आपको ढलना पड़ेगा। यानी ये कहे कि अगर इस धारणा के तहत आप आगे चले, और इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा तो मौजूदा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर
लगी हुई पाबंदी भी हटा डाली कि आप आरएसएस के शाखा में नहीं जा सकते या फिर आपका जुड़ाव आरएसएस के साथ नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये कहे कि खुलेआम खुले तौर पर इस देश में संघ के स्वयंसेवक हो करके या फिर कहे संघ के स्वयंसेवक काम करते वक्त बन जाइए आप, तो फिर आपके अनुकूल परिस्थितियां एक ही झटके में बन जाएगी। इसी नब्ज को राहुल गांधी ने इस देश में संविधान, उसकी समानता, उसके भीतर सामाजिक न्याय की परिस्थितियों से जाकर जोड़ा और एक लिहाज से ये कहे जो इस भारत देश के लोगों का जो हक है उस हक को मिलना चाहिए, ये सरकारों का काम होता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के भीतर दो महत्वपूर्ण सवाल, खास करके बड़े सवाल जो अब सामने आ गए हैं। पहली बात तो ये होती है कि अगर मौजूदा सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अगर इस भारत देश के भीतर में कोई सवाल उठता है तो उससे हट करके अगर कुछ भी कार्रवाई करेगी तो वह अगले दिन ही चुनाव हार जाएगी। क्योंकि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 85% पार की परिस्थिति बन जाएगी। तो यानी ये कहे कि अगर आपको सत्ता में मौजूद रहना है तो आपको उस राजनीति सिचुएशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बहुमत के साथ खड़े। लेकिन सवाल यहाँ पहले सवाल के साथ एक और सवाल है कि यदि आप बहुमत के साथ नहीं है और जब आप बहुमत के साथ थे तो इसका मतलब साफ है कि इस भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के साथ आपने अपने आप को आत्मसात नहीं किया, आप अपने रास्ते चल पड़े थे। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि बीते 10 सालों की शासन व्यवस्था के भीतर जो कोई भी निर्णय, जिस रूप में निर्णय संसद भवन के भीतर भी लिए गए या अलग अलग बिल लेकर के मौजूदा समय में सरकार आई, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर एक दर्जन से ज्यादा मुद्दे ऐसे निकल कर खड़े हो जाएंगे। पहला एक मुद्दा तो बड़ा ये होगा कि आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा आपके सामने आ जाएगा एक ही झटके में कि दिल्ली की साथ क्या कुछ हुआ, जो एलजी की ताकत देते चले गया। अगला मुद्दा आपके किसानों को लेकर के आएंगे कि आखिर किसानों को लेकर के जब बिल भी लाया गया तो उसको वोटिंग तक संसद के भीतर नहीं होने दी गई। क्या ये सारी चीजें अब क्या संभव है? नहीं संभव है। तो एक चेक एंड बैलेंस संसद भवन के भीतर भी बना है और राहुल गांधी ने जिस तेवर और जिस तलखी के साथ, जिस जलवा के साथ इस मुद्दे को उठाया और इस भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में रख करके खड़ा कर दिया, अब उसके भीतर सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी सरकार के सामने होगा, मोदी और शाह के सामने होगा कि अब उस रास्ते पर कैसे चल सकती है जिस रास्ते पर वो बीते 10 सालों में चली है। इस दौर में एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात है कि दरअसल जिस हिसाब से मौजूदा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार मौजूदा समय में, उसमें बिहार की सीट, उत्तर प्रदेश की सीट, मध्य प्रदेश की सीट, राजस्थान की सीट और यहाँ तक की बात कर कि कर्नाटक के भीतर की भी जो सीटें हैं उसके भीतर एक ही झटके में मौजूदा सरकार का जो इस संदेश, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस को दरकिनार करने की सोच के साथ अगर आता है तो उन 4-5 राज्यों के भीतर मिलाकर के जितनी सीटें इस समय मिली है उन सारे सीटों में से आपको एक ही झटके में 60% सीटें कम करनी पड़ जाएगी। यानी ये कहे कि आप आरक्षण के लिहाज से इस भारत देश की राजनीति को इस दायरे में अगर समझिएगा तो सीधे सीधे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 80 से 90 इस देश में बचेगी जहां वह चुनाव लड़ पाए, यानी जहां चुनाव वो जीत पाए। इससे आगे उसके लिए बात बनेगी नहीं, यानी कि वो शतक भी लगा पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी। और राज्य की परिस्थिति है, ये परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर भी है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर और उनका बौद्ध धर्म का बनाना और दलित आंदोलन की रूपरेखा, मराठवाड़ा आंदोलन, सारी चीजें साथ में महाराष्ट्र में खड़ी है। यानी एक झटके में नरेंद्र मोदी, शाह और बीजेपी महाराष्ट्र में भी 9 सीटों पर आ गई, लोकसभा की सीटों पर। तो ये संदेश बहुत साफ है कि विधानसभा चुनाव में भी अब इसी हालत में भी 50, 60, 70, 80 सीट से ज्यादा सीट पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये मैसेज इतना खतरनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि सियासी तौर पर उसकी पूरी की पूरी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति थी, जो धर्म के आसरे चलती थी, और खुद को हिंदूवादी पार्टी कह करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काम चलाती रही, वो अब चलने वाला नहीं इस भारत देश के भीतर। क्योंकि पहली बार सवाल देश के आम लोगों के उन मुद्दों से जाकर जुड़ गए हैं जिन मुद्दों के आश्रय लगता है उनको कि उनकी मौजूदगी ही इस भारत देश के भीतर तभी तक है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस भारत देश के भीतर मौजूद है और संविधान के मार्फत काम करने वाली सरकार के ऊपर दबाव है कि वह इसी संविधान के तहत काम करे। इस पूरे सियासत की काट से भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक सवाल होता है कि सबसे बड़ी बात कि इस भारत देश को लेकर के जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार की पूरी सोच
बीते 10 सालों में अलग-अलग फैसलों के आसरे उभर कर के आई और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वो बदल रही है, वो संदेश दे रहा है देश को कि बीते 10 सालों में इस भारत देश के भीतर क्या सच में सरकार इस बात को मानकर चल रही थी कि वो जैसा चाहे तानाशाही के तौर पर वो काम करती चली जाए। क्योंकि ये सारे सवाल इस भारत देश के भीतर 2024 के बाद इसलिए भी निकल करके सामने आया क्योंकि अब संविधान का जिक्र सरकार करने लगी है, समानता का जिक्र मौजूदा सरकार करने लगी है, सामाजिक न्याय का जिक्र नरेंद्र मोदी शाह करने लगे, उनके डिपार्टमेंट्स करने लगे। पहले ये नहीं करते थे। अगर इस भारत देश के भीतर में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकार के ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ फायदा लेने के लिए जिस तरीके से एक बगा होकर खड़ा हो गया, उसके बाद तो कोई सूचना इस देश के भीतर आती ही नहीं थी। और एक सच तो इस दौर का ये भी है जिसका जिक्र हम कई बार किए हैं कि इस भारत देश के भीतर में मौजूदा समय में राहुल गांधी की पद यात्रा और उस दौर में सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों के पास जानकारी पहुंच रही थी, ये वो यूट्यूब के जरिए जो भी जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही थी, अगर वो बंद कर दिए जाते तो ये देश तो एक लिहाज से ये कहे कि बहरा हो जाता, अंधा हो जाता, गूंगा हो जाता। उसको समझ में नहीं आता कि इस भारत देश के भीतर कौन सी ऐसी घटनाएं घट रही है, क्योंकि तमाम मीडिया संस्थान इंस्टीट्यूशंस को अपने सरकार ने कब्जे में ले लिया और उस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए तमाम नौकरशाहों को सरकार अपने तरीके से भर्ती कर रही है। उसको अलग अलग पॉइंट्स में बैठा रही कि अच्छा आप सीएजी के अंदर बैठ जाइए, आगे से आप सीएजी की रिपोर्ट नहीं देंगे, जिसको संसद के भीतर टेक ऑफ करना पड़ता है। और ये तमाम सारी सच्चाई है। बीते 10 साल के भीतर सीएजी की रिपोर्ट सरकार की केंद्रीय मंत्रालयों को लेकर के सबसे कम आई है, जो आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। सीबीसी के भीतर अपने लोगों को बैठा दीजिए, उसके बाद जिस अधिकारी को चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो कि सीबीआई के आलोक वर्मा, जब सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे आलोक वर्मा, और स्पेशल डायरेक्टर जो उस समय अस्थाना थे, उसके बीच की लड़ाई का भुगतान भी नहीं करना पड़ा, जो मौजूदा सरकार के साथ खड़ा नहीं था। अस्थाना साहब तो उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए, लेकिन आलोक वर्मा का क्या हाल हुआ? ये सारे मौजूदा समय में सवाल है कि इस भारत देश के भीतर तमाम संस्थान और तमाम संस्थान के बाद डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म करके अपने अनुकूल परिस्थितियों बनाने की सोचते, उस सोच के दायरे में मौजूदा सरकार मीडिया को लो करके भी सोशल मीडिया के ऊपर नकेल कसने के लिए जो कानून तैयार कर रही थी, जो कानून बना रही थी, उसके भी स्वरूप को अगर आप समझते तो आप हैरान हो जाते कि अच्छा, इस तरीके से सरकार चाहती नहीं कि कोई उससे सवाल पूछे। और जब सवाल होते हैं तो फिर क्या कुछ होता है, ये नज़ारा खुल करके अब हर किसी के सामने आ गया है। मौजूदा सरकार किसानों को लेकर के एमएसपी के सवाल पर कैसा कानून बने नहीं बने, उलझन में फंसी हुई है। चुनावी राज्यों को लेकर के कुछ एमएसपी को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे। इस भारत देश के भीतर में जो मिनिमम मजदूरी है, कम से कम मजदूरी जो है, उसको लेकर के सरकार उलझी हुई है। इस भारत देश के भीतर में जो माइनिंग के जरिए जो टैक्स मिलता था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि वो राज्यों को भी उस टैक्स का हक मिलना चाहिए, और करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया उन राज्यों में जहां पर माइनिंग की गई है 2005 के बाद से जो उनका बकाया है उसको सरकार को देना पड़ेगा। वो सरकार जो कि जीएसटी की रकम भी राज्यों को नहीं दे पा रही थी, और बार बार इस भारत देश में सवाल उठता था कि पूरा फेडरल स्ट्रक्चर सरकार ने चकनाचूर कर दिया बीते 10 सालों के भीतर। और इसी दौर में अब होते होते बात तो निकल करके यहाँ तक आ गई कि आप सीधी भर्ती भी आप ही कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि दरअसल पहली बार मौजूदा सरकार इस तरह का फैसला लिया है, सरकार ये फैसला करके भर्ती करना जा रही थी। इससे पहले 200 भर्तियां हो चुकी है अलग अलग तरीके से। सरकार में आने के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री के भीतर जितने बड़ी संख्या में आरएसएस के लोग पहुंचे, इस भारत देश के भीतर में वीसी की नियुक्ति कैसे होती है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार होता है कि आप मिठाई का डब्बा पहुंचा दीजिए, जानने वाला लोग होना चाहिए। ये कौन सा देश इस भारत देश के भीतर इस तरह की लापरवाही के साथ चलाया जा रहा है? उस देश की इस राह को केवल पार्टी को राह के बना लेना और सत्ता में टिके रहने की परिस्थितियां पैदा कर देना, शायद यही मौजूदा समय में जो सरकार ने जो फैसला लिया उसकी तमाम पुरानी पोल पट्टी को खोल देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इससे पहले चल नहीं रहे थे। इस देश में पहली बार मौजूदा समय संविधान में लिखे हुए सारे शब्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, समानता और इक्वलिटी। और आखिरी अंत में एक बात जो कि इस पत्र में मंत्री महोदय ने जो लिखा था, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह फैसला वापस लिया जा रहा है, यह फैसला बदला गया, निर्णय बदला गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं फैसला लिया जाए तो भी उनका नाम, फैसला बदला जाए तो भी उनका नाम। साहब, इसको कहते हैं हर जगह अपने आप की मौजूदगी को दिखाने की एक प्रकाष्ठा है, घुसेरने की एक प्रकाष्ठा है, कह सकते हैं।
देखते रहिए, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।